हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम मिश्रा और आज हम लोग सेकेंड डीपीपी का सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। डीपीपी कैसे सॉल्व करनी है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, वो आपको फर्स्ट डीपीपी में सौरभ सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो हम लोग डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस रियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 11 इज इक्वल्स टू 10 एंड फॉर ऑल एक्स एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1। मतलब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एफ एक्स जो है वो कितना दे रखा है, वो अपने को दे रखा है 1 दे रखा है। ठीक, और F9 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू 11 पे वैल्यू दे रखी है। तो एक काम तो क्या करते हैं, सबसे पहले x को 11 रख के वो डेटा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा f ऑफ 11 और यहाँ पर रखेंगे 11 तो f ऑफ 11 कितना है 10। तो ये आ जाएगा f ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 1। अब f ऑफ 11 10 दे रखा है तो यहाँ से अपने पास आ गया f ऑफ 10 आ गया कितना 1/10। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा। अब चूंकि एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इंटरमीडिएट वैल्यू की थ्योरम की हेल्प से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो किसी ना किसी एक्स नॉट के लिए एफ एक्स नॉट जो होगा वो किसके बराबर होगा 9 के बराबर। क्यों? और किस एक्स के लिए 10 से 11 के बीच में, है ना। किसी ना किसी एक्स नॉट जो 10 से 11 के बीच में होगा उस पर फंक्शन की वैल्यू 9 आएगी। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं और 9 पे ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें F9 निकालना है। और दूसरी बात 10 से 11 के बीच में क्यों, क्योंकि देखो 10 पर वैल्यू कितनी आई 1/10 आई और 11 पर वैल्यू दे रखी है 10। तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू का थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि बीच की भी सारी वैल्यूज कंटिन्यूस फंक्शन को मिलेंगे ना। तो F10 है 1/10 और F11 है 10, तो बीच की सारी वैल्यू मिलेंगी तो किसी ना किसी एक्स नॉट के लिए 9 भी मिलेगा। अब बस कुछ नहीं करना है, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें तुम क्या कर दो, x को x नॉट रख दो। ठीक, तो x को जब x नॉट रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा f ऑफ x नॉट इंटू f ऑफ एफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एफ एक्स नॉट है 9, तो 9 इंटू एफ नाइन इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अपने पास F9 कितना आ गया 1/9 आ गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। होपफुली सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मुझे एक वियर्ड सी लिमिट है जो हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर ये जो तुम्हें दिख रहा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा हुआ है और ये चीज फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लिखी हुई है। ठीक, तो आप कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो पहले इसको समझो कि ये जो टर्म है नीचे जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये है 2n tan 1/n। ठीक, तो देखो क्या होगा कि आप इसको ऐसे लिख लो 2 इंटू tan 1/n होल डिवाइडेड बाई 1/n। ठीक, अब ये n इंफिनिटी को जा रहा है तो 1/n किसको जाएगा, जीरो को। tan 0.0 वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ये कितना हो जाएगा 1। तो इस लिमिट का आंसर आ जाएगा 2। और चूंकि इसकी वैल्यू 1 से स्लाइटली ज्यादा साइड से अप्रोच करती है 1 को, तो ये पूरा जो प्रोडक्ट होगा वो 2 से ज्यादा होगा, तो ये बॉक्स कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, और ये चीज देख लेते हैं साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/n। ठीक है, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये भी किसको जा रहा है, जीरो को जा रहा है। और चूंकि n इंफिनिटी को जा रहा है तो ये चीज अल्टीमेटली अगर सोचो तो जीरो प्लस हो जाएगी। और जीरो के आसपास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है 0 से 1 में, तो जीरो के आसपास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2/n के बराबर हो जाएगा। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर का नंबर जीरो के अराउंड था तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/n को सिर्फ 2/n भी लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x भी लिख सकते हैं। तो फिर ये आपका सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पे। उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई, ये इसको 2/n लिख लिया, ये चीज 2 लिख ली। ठीक है, फिर ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप सिंपल जो देख लो फॉर्म कौन सी बन रही है ये, है ना। तो फॉर्म देखो n की वैल्यू इन्फिनिटी रखो तो 1/(इंफाइनाइट 0 cos 0 1, और यहाँ पर इन्फिनिटी रखोगे तो 0, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही, तो वो सभी को सॉल्व करना आता है। तो होपफुली जो मेन चीज थी वो मैंने इसे आपको बता दी, आगे की चीज आप सोल्यूशन से आराम से समझ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ एक्स आपको दे रखा है कुछ और एफ एक्स जीरो से बड़ा है हमेशा
और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स अगर एग्जिस्ट कर रही है मतलब कि फाइनाइट क्वांटिटी है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स को आप कुछ एल मान लो, ठीक है। अब चूंकि इन्फिनिटी है तरह, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कोई तुमसे पूछे कि एफ एक्स प्लस वन कितना होगा, तो जाहिर सी बात है वो भी कितना होगा, एल के बराबर होगा। तो बस यहाँ पर क्या कर दिया है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दो हर जगह। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स, तो ये कोई इधर हो जाएगा ये एल 1/3, फिर अंदर अगेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स प्लस वन कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। और हमें एल की वैल्यू निकालनी है, देखो यही तो निकालना है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा 5/L, ठीक। फिर ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक देखो यहाँ पर बनी है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। तो 12² बराबर 5, तो एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा प्लस माइनस 5/√2, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो कौन सी वैल्यू उठा लेंगे, केवल ये वाली वैल्यू उठा लेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी को क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एंड ये एक इक्वेशन दे रखी है जो मैंने नीचे लिख भी रखी है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। देन ये देखो f 2010 जीरो मतलब कि आपको इसके 2010th डेरिवेटिव की जीरो पर वैल्यू निकालनी है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना। तो क्या किया जाए, तो देखो क्या करते हैं कि यहां पर हम लोग ने x को -x से रिप्लेस किया, ठीक। अब भाई ऐसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि f फंक्शन में एग्जैक्ट पता नहीं, कोई पैटर्न मिलेगा नहीं, तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि 2010 बार डिफरेंशिएट करें या फिर एक दो बार डिफरेंशिएट करें तो कुछ पैटर्न मिल जाए। तो हमने x की जगह -x रखा, उससे फायदा क्या होगा, ये तो यही आ जाएगा 2x² -1, ये आ जाएगा माइनस का 2x³ और ये आ जाएगा तुम्हारा f ऑफ -x, ठीक। तो ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, तो ये आ जाएगा 2x³ fx इज इक्वल्स टू -2x³ f ऑफ -x। तो यहां से मिल गया f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ -x, ठीक। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, नहीं माइनस, ये माइनस भी आएगा ना, ठीक माइनस आएगा, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब हमें ये पता है कि ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होता है और इवन का डेरिवेटिव ऑड होता है। तो एफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो उसका जो पहला डेरिवेटिव होगा एफ एक्स का वो इवन होगा, ठीक। फिर ये इवन फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव ऑड होगा, फिर ये ऑड फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव इवन होगा, ठीक। और फिर ऐसे ही चलता रहेगा, तो ये इवन है तो इसका डेरिवेटिव ऑड होगा। तो देखो जो इवन डेरिवेटिव है वो कितने आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं। तो यानी कि f2010 x भी क्या होगा, क्योंकि ये इवन डेरिवेटिव है तो ये भी ऑड होगा। और कोई भी ऑड फंक्शन जिसकी डोमेन में, कोई भी ऑड फंक्शन जिसकी डोमेन में 0 है तो वो 0 पर वैल्यू हमेशा कितनी देता है, 0 देता है। तो चूंकि ये ऑड फंक्शन है, डोमेन में 0 है, तो इसकी 0 पर वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई ये क्वेश्चन समझते हैं। इसमें एफ एक्स, ये कुछ फंक्शन दे रखा है एक्स जी एक्स अपॉन मॉड एक्स, जब एक्स 0 नहीं है और 0 जब एक्स 0 है, और जी 0 0 है और जी डैश 0 भी 0 है, तो अपने को सपोज एफ डैश 0 निकालना है, एफ 0 दिए तो एफ डैश 0 निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहीं से ही समझ लेते हैं। देखो एफ डैश 0, चलो एक स्टेप लिख देता हूँ, एफ डैश 0 जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो उसकी मदद से क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एच माइनस एफ 0। लिमिट का मतलब होता है कि एच 0 के बराबर नहीं है, मतलब है ना 0 के नेबरहुड में, अपॉन एच माइनस 0, तो ये एच आ गया। तो यही पहला स्टेप लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद एफ 0 तो 0 है, और एफ एच यहाँ पर क्या रख देंगे, जब एच 0 नहीं है तो यानी कि एक्स 0 नहीं है, तो ये वाली डेफिनेशन रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, एच एफ एच अपॉन मॉड एच। तो ये क्या आ गया, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जी एच अपॉन मॉड एच आ गई। तो ये लिख लिया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0
जी एच अपॉन मॉड एच। अब देखो क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जी जीरो जो है वो जीरो है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, जी एच माइनस जी जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जी जीरो क्वेश्चन ने जीरो बोल रखा है, और यहां पर आ गया मॉड एच। ठीक, अब मॉड को ब्रेक करने के लिए दो केस बना लो, तो एक बार जीरो प्लस पे ये प्लस से ओपन हो जाएगा और जीरो माइनस पे ये माइनस से ओपन हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा चेक करते हैं। तो देखो जब जीरो प्लस होगा तो जीरो प्लस पे आ जाएगा एच टेंडिंग टू जीरो प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जी एच माइनस जी जीरो, ठीक है, अपॉन मॉड एच प्लस से ओपन हो जाएगा और एच को एच माइनस जीरो भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा जी डैश जीरो, ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही लिखा हुआ है ना, तो ये किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर है ना, ये है ना, क्लियर है कि नहीं। तो एफ डैश जीरो प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि जीरो प्लस पे चेक किया ना हम लोग ने, ठीक है, ये को यहाँ पर जीरो प्लस, हाँ ठीक है, तो एफ डैश जीरो प्लस कितना आ गया, जीरो। सेम लॉजिक से एक बार मॉड को नेगेटिव से खोलना जीरो माइनस में, फिर से देखना जीरो आ जाएगा, तो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, है ना। कहीं डाउट हो तो आप बताना, है ना। ये देखो नीचे यहाँ पर लिखा भी हुआ है आगे क्या किया है। तो आसान क्वेश्चन था ये, कुछ ऐसा इसमें खास दिमाग नहीं लगाना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ y is equals to x plus e to the power x then d2y over dx2 is equals to, कहाँ पर x is equals to ln2 पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी। तो भैया ये क्वेश्चन तो सॉल्व करवाने की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो फिर मतलब आप कोमा वाली स्थिति में होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दो बार डिफरेंशिएट करना है, x की वैल्यू कितनी रख देनी है, ln2 रख देनी है और आंसर निकाल देना है। तो जैसा कि ये लोग बता रहे हैं तो देख लेना चाहिए, -2/27 दिया, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि रियल नंबर्स ए और बी हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो मैंने नीचे लिख रखी है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ए माइनस बी बतानी है। तो इसमें सबसे पहले तो देखो, तो भाई ये समझना है कि चूंकि जैसे ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो एक तो इसी समझ सकते हो कि ए और बी सेम साइन के तो नहीं हो सकते। जैसे सपोज कर लो कि तुम ए को 2 रख दो और बी को 3 रख दो, ठीक, तो ये तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ये छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो होल्ड ये लास्ट वाले एक्सट्रीम वाले बराबर होने का चांस ही नहीं उठता। इनफैक्ट पहले और दूसरे भी नहीं बराबर होंगे, लेकिन एक्सट्रीम से सोचते हैं ना। और एक बार तुम ए को -2 रख दो और बी को -3 रख दो, तब देखो ये ज्यादा आ जाएगा, ये छोटा आ जाएगा, तो दोनों सेम साइन के हैं तब तो बराबर हो ही नहीं सकते, यानी कि एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव तो होना ही पड़ेगा। तो हम लोग ने क्या किया कि ए को ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ले लिया एंड बी को लेस देन और इक्वल टू जीरो। आप रिवर्स केस भी ले सकते हो कि ए को लेस देन और इक्वल टू जीरो ले लो, ठीक ठीक। तो अब देखो अगर ए पॉजिटिव है तो ए -1 तो क्या होगा, कुछ नहीं बता सकते कि ए ग्रेटर देन जीरो है, तो ए -1 के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए -1 जो होगा वो -1 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसको तो अभी ब्रेक नहीं किया, इसको ए -1 ही रहने दिया, ठीक। अगर b निगेटिव है तो b-1 भी निगेटिव होगा, तो यहाँ पर मॉड माइनस से खुल जाएगा, तो ये -b+1 हो जाएगा। a पॉजिटिव है बीच वाले में, तो ये प्लस से, b निगेटिव है तो ये माइनस से, a पॉजिटिव है तो a+1 भी पॉजिटिव होगा, तो मॉड प्लस से ओपन हो जाएगा, और b निगेटिव है तो b+1 1 से छोटा होगा, है ना। b लेस देन जीरो, दोनों साइड 1 ऐड कर दो तो b+1 1 से छोटा है। जो चीज 1 से छोटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी, तो अगेन इस मॉड को भी श्योरिटी के साथ नहीं ओपन कर सकते। तो ये आ गया, ठीक। अब एक बार इन दोनों को इक्वेट करो और एक बार इन दोनों को इक्वेट करो, देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहां से आ जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करोगे बी से भी कैंसिल हो जा रहा है, तो यहां से आ रहा है मॉड ऑफ a-1 बराबर a-1, और लास्ट के दो को इक्वेट करने से आ रहा है मॉड ऑफ b+1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b+1, ठीक। तो यहां पर देखो मॉड ऑफ a-1 और ये बिना मॉड के, तो यानी कि यहां से यहां आने में मॉड कैसे ओपन हुआ है, प्लस से ओपन हुआ है। तो वो कब पॉसिबल है, जब a क्या हो, 1 या उससे ज्यादा हो, ठीक, और a पॉजिटिव तो था ही। और इस वाले केस में देखो मॉड ऑफ b+1 -b+1 के बराबर, यानी मॉड नेगेटिव से ओपन हुआ है, तो कब पॉसिबल है, जब b -1 से छोटा हो, ठीक। तो हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए मॉड ए माइनस बी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक। तो वो कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 रख दो और बी की वैल्यू -1 रख दो। भाई बी की वैल्यू तुम -1 से कुछ बड़ी रखोगे, मतलब -2 रखोगे तो देखो क्या होगा, ए को 1 रखते ही, ए को 1 रखो और बी की वैल्यू कुछ -2 रख दो मान लो, तो क्या हो जाएगा, देख ही सकते हो कि वैल्यू 2 से ज्यादा हो जाएगी। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि यहाँ से -b जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा भाई, ए -2 मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वो आप चेक कर लेना। बाकी और केस देख सकते हो क्या, कि a लेस देन 0 लो और b ग्रेटर देन 0 लो, तो हर केस में आप देखोगे कि जो मॉड a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 आएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो कभी भी मॉड ए इज इक्वल्स टू मॉड बी टाइप की इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो हमेशा ध्यान रखो क्या करो, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर लाके फैक्टराइज कर दो, मॉड ओपन नहीं करना है ना, या स्क्वायर वाला ब्रैकेट ओपन ना करना, ए माइनस बी ए प्लस बी 0 हो जाएगा। तो एक बार a माइनस बी को 0 कर दो, है ना, बिना दिमाग लगाए जो सॉल्व करने का तरीका वो बता रहा हूँ, और एक बार a प्लस बी को 0 कर दो, है ना। तो बस इसमें भी यही करना है कि मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस है, दोनों का स्क्वायर करो, इसको इधर लाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, दो क्वाड्रेटिक बनेंगी, सॉल्व करके देख लो क्या हो रहा है, और बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। हो सकता है एक का डी नेगेटिव आ जाए तो उससे कोई आंसर ना आए, ठीक। तो इसका आंसर बन दिया, तो आप सॉल्व करके देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन है, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन कॉट इनवर्स x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स हैं 0 और 4। तो उसका ग्राफ कुछ बनाते हैं कि किस टाइप से बनेगा। यहाँ पहले रूट्स बना लेते हैं, 0 और 4 है उसके रूट्स, तो ये कुछ ऐसे, और इधर से कुछ बना लेना है ना, रफ ग्राफ, ठीक। मान लो कुछ ऐसे चला ना। और जो कॉट इनवर्स एक्स है, ठीक है, उसकी रेंज होती है 0 से पाई, ये तो डॉटेड लाइन है जो पाई की है, और उसका ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके आता चला जाएगा, ठीक। तो बताने का मतलब ये कि कॉट इनवर्स जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है ना। और ये जो पॉइंट दिख रहा है अपने को, ये वाला पॉइंट, ये कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये तो पक्की बात है कि जो आंसर होगा वो 1, 2 और 4 नहीं हो सकता ना, तो आंसर तो डायरेक्ट ही दिख गया कि 5 आएगा। क्यों, क्योंकि 1, 2 और 4 पे जो क्वाड्रेटिक है वो नेगेटिव चल रही है भाई, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, और 4 पे 0, तो क्वाड्रेटिक नेगेटिव चल रही है ना। तो बड़ी हो ही नहीं सकती कॉर्ड इनवर्स, क्योंकि कॉर्ड इनवर्स कभी नेगेटिव होता नहीं। अब देखो क्या होगा कि क्वाड्रेटिक की 5 पर वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x में जब तुम x को 5 रखोगे, 5 5 से 25, और ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 यानी कि 20, तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 पर क्वाड्रेटिक की वैल्यू 5 आ रही है। कॉट इनवर्स की रेंज होती है तुम्हारी 0 से पाई, यानी कि 3.14 तक जाती है। तो यानी कि 5 के लिए फिर पक्की बात है किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्वाड्रेटिक की ही ज्यादा होगी, जो कि ये बिना चेक किए भी सोच सकते थे क्योंकि ऑप्शन इस हिसाब से सेट किए गए, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू √3/2 दिस अपॉन दिस। तो देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू √3/2, और यहाँ पर जो तुम्हें दिख रहा है वो है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कुछ लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन होता है, हालांकि ज्यादातर लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा ये, कि ये हमेशा 2 साइन इनवर्स एक्स के बराबर नहीं होता है। इसके लिए 3 कंडीशन आती हैं, वो 3 कंडीशन यहाँ पर मैंने लिख रखी है, ठीक है ना। तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है जब मॉड एक्स इज लेस देन 1/√2, यानी x माइनस 1/√2 से 1/√2 है, ठीक है। मॉड एक्स यहाँ पर सिर्फ x होगा ना, ना नहीं सही है, मॉड एक्स ही होगा, ठीक है। मॉड एक्स लेस देन 1/√2, और फिर ये आगे की ये कंडीशन है। तो यहाँ पर x की वैल्यू है √3/2, तो x जो है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इस वाले में, है ना। 1/√2 से 1 के बीच में आपको क्या मिलेगा, √3/2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स को क्या रखोगे, पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x, जो कि इन्होंने यहाँ पर सोल्यूशन में किया है। फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, ये आ जाएगा, और फिर यहां से आप LH रूल लगा देना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेन स्टेप से पहले ही था कि इसको लिखा क्या जाए, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा क्या जाए। तो वो डिपेंड करता है इंटरवल पे, अगर x माइनस 1/√2 से 1/√2 तो ये
1/√2 से 1 है तो ये, और -1 से -1/√2 है तो फिर ये लिखेंगे -5 + 2 sin inverse x। सभी को ये क्लास में डिराइव करवाया गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और बाकी इसमें LH लगा के आंसर तो होपफुली सभी निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये लिमिट कैलकुलेट करनी, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 r होल टू द पावर m। तो पहले तो क्या करेंगे हम लोग इसमें कि ये जो अंदर लिखा हुआ है m जिसका एक्सपोनेंट है जो अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर तुम m की वैल्यू 1 2 3 रखोगे तो एक gp बन जाएगी, जिसका फर्स्ट टर्म है 1/2, तो a 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर n अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके ये चीज आ जाएगी ना, यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और बॉक्स ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। ठीक, चलो अब देखो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी जाएगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी अगर नीचे इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये चीज 0 प्लस को अप्रोच करती है ना, ये पूरा फ्रैक्शन। तो यानी कि 1 में कुछ स्लाइटली पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, तो अल्टीमेटली ये जो चीज होगी ये पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 1 से स्लाइटली छोटी हो जाएगी ना। 1 में तुम 0 प्लस सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर 1 से छोटा हो जाएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा। और कैसा 0 आएगा, एग्जैक्ट 0 आएगा। बॉक्स के बाहर हमेशा एग्जैक्ट चीज निकलती है। तो अब एग्जैक्ट 0 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 0 ही आ रहा है ना, तो इसका आंसर ये होगा, ना कि बी होगा जो टिक टक होगा। इसका आंसर होगा ए, 0 फॉर m बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि जो अंदर वाली लिमिट है उसका आंसर क्या आ रहा है, उसका आंसर एग्जैक्ट 0 आ रहा है। ठीक है कि नहीं। अच्छा लेकिन नहीं नहीं, अगर एग्जैक्ट 0 आ गया है, हाँ ये चीज तो ध्यान देनी पड़ेगी ना, एग्जैक्ट 0 अगर आ गया है ना, तो बाहर अगर m निगेटिव हो गया तो ये 0 डिनोमिनेटर में जाके बन जाएगा, मतलब कि m की वैल्यू सपोज कर लो -2 हो गई, तो ये एक्चुअल में 1/0 की पावर 2 हो गई, तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा, है ना। तो वो अपने को नहीं चाहिए ना, तो एग्जैक्ट 0 की पावर 2 होगी तो वो 0 आ जाएगा हमेशा, है ना। तो 0 आएगा, यानी कि सही लगा हुआ था इसमें, 0 फॉर m ग्रेटर देन 0। ठीक है कि नहीं। और m नेगेटिव होगा तो प्लस माइनस इंफिनिटी या इंडिटर्मिनेट टाइप की चीज आने लगेगी, तो वहां पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या होगा, ये एक्चुअली ये बन जाएगा 1/0 की पावर 2, तो 1/एग्जैक्ट 0, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 बन जाए, मतलब कोई ये ना लगे किसी को कि ये ऑप्शन सही होगा, है ना। ठीक है कि नहीं। और बाकी ये बोला है 1 फॉर m इज इक्वल टू 0, तो ये तो एग्जैक्ट 0 आया है। ठीक है, तो एग्जैक्ट 0 की पावर 0 वो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक, या नहीं, एग्जैक्ट 0 की पावर ये m0 तो नहीं, एग्जैक्ट 0 की पावर एग्जैक्ट 0, तो एग्जैक्ट 0 की पावर एग्जैक्ट 0 क्या होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। आपको याद क्या रखना है कि अगर ये 0 प्लस है ना, और यहां पर सपोज कर लो ये जा रहा है कोई ऐसा नंबर है जो 0 से या पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। अगर यही मान लो 0 प्लस हो और जो पावर हो वो लेस देन 0 जा रही हो, तो ये क्या होगा, नीचे जाके 1/0 प्लस की पावर सम पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, तो उस केस में ये इंफिनिटी चला जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जो हमारा बेस था वो 0 प्लस नहीं था, वो एग्जैक्ट 0 पे फिक्स था, तो इस वजह से इसके ऑप्शंस बड़े अच्छे से बनाए गए। ठीक है, और हम ये वाला ऑप्शन जो सी वाला ऑप्शन है उसको सही नहीं बोल सकते, फोर्थ वाले ऑप्शन को भी नहीं सही बोल सकते, क्योंकि एग्जैक्ट 0 की पावर एग्जैक्ट 0 जो होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है, अनडिफाइंड होती है, हम बता ही नहीं सकते क्या होगा, क्योंकि अगर हम बेस का 0 देखें तो हमें लगेगा 0 आंसर होना चाहिए, न्यूमरेटर का वो पावर का 0 देखें तो हमें लगेगा आंसर 1 होना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन है, एफ एक्स दिया हुआ है, डेरिवेबल है यानी कि डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो n की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स अगर x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने लिखी है कि एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस 0, ये भी क्या होगा, 0 पर डिफरेंशिएबल होगा, और मॉड को हटा सकते हैं हम। ठीक है,
क्योंकि उन्होंने x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड किया है, यानी कि 0 प्लस पे ही अपने को देखना है। और बाकी वैसे भी x sin x इवन फंक्शन है, तो जैसा 0 के आगे होगा वैसे ही 0 के पीछे होगा, तो मॉड तो हट ही जाता। ठीक है, तो देखो ये जो है e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x sin x, और ये वाला x ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर n इंटू x। तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक x से ऐसा करते हैं, यहाँ पर sin x बाई x बना लेते हैं और यहाँ पर e टू द पावर x माइनस x बना लेते हैं। तो 2x से डिवाइड किया तो यहाँ पर x स्क्वायर होगा और लिमिट चल रही है x टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है, sin x बाई x भी 1 होता है, तो अल्टीमेटली वो आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर n, तो 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x की पावर 2 माइनस n, और हम चाहते हैं ये एग्जिस्ट करे, तो मतलब 0 प्लस की पावर जो भी है वो पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर मान लो कि 0 प्लस की पावर मान लो कुछ हो गई -2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0 प्लस की पावर 2, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो हम नहीं चाहते कि पॉजिटिव पावर डिनोमिनेटर में जाए, तो ये जब ये जो 2 माइनस एन है ये पावर क्या रहे, पॉजिटिव रहे न्यूमरेटर में, तो 2 माइनस एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है और फंक्शन के बारे में बताना है। तो ऐसी फंक्शनल इक्वेशन में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो f डैश x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो f डैश y आ जाएगा। फिर क्या कर दो, y इज इक्वल्स टू 0 रख दो ना, नॉर्मली यही स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो f डैश x आ जाएगा, f डैश 0 2 दे रखा है तो 2fx आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2y। तो ये सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे तो y आ जाएगा e टू द पावर 2x प्लस c। उसके बाद यहाँ पर जो ओरिजिनल इक्वेशन है, एक बार उसमें तुम क्या करो कि y को 0 रख दो, तो y को 0 रखोगे तो आ जाएगा fx इज इक्वल्स टू, क्योंकि हर x और y के लिए ट्रू है इसलिए कुछ भी अपने हिसाब से रख देना है ना, इज इक्वल्स टू fx इंटू f0। ठीक, तो fx कैंसिल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि f डैश 0 2 दे रखा है, यानी fx आइडेंटिकली 0 नहीं है, fx हमेशा 0 नहीं, तो इसको कैंसिल करेंगे तो f0 कितना मिल जाएगा, f0 मिल जाएगा 1, और उसको उठा के यहाँ पर रखोगे तो y आ जाएगा तुम्हारा e टू द पावर 2x है ना। वो चीज यूज कर लेना कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो e की पावर 0 1 1 से 1 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन ये है कि एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और fp प्लस fq 0 है। ठीक है, मतलब कि fp इज इक्वल्स टू माइनस fq है। तो देखो क्वाड्रेटिक का अगर तुम ग्राफ देखो है ना, तो मान लो कि ऐसे हो सकता है, तो fp बराबर माइनस fq, मतलब p और q पर वैल्यू का साइन जो है वो ऑपोजिट है। तो एक चीज तो ये हो सकती है कि p यहाँ हो जाए और q यहाँ हो जाए, तो p पर वैल्यू पॉजिटिव q पर वैल्यू नेगेटिव, तो साइन ऑपोजिट है और बीच में एक रूट आ गया है ना। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि p और q ही रूट्स हो जाए, तो fp भी 0 fq भी 0, तो 0 बराबर माइनस 0 हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, तो इस केस में एक रूट आ रहा है एटलीस्ट, है ना, और इस केस में मतलब इस केस में एक रूट आ रहा है एटलीस्ट नहीं, इसमें एक ही रूट आ रहा है क्योंकि q पर वैल्यू नेगेटिव है p पर पॉजिटिव है, तो एक ही रूट आएगा, है ना। और इसमें दोनों के दोनों रूट आ रहे हैं क्लोज इंटरवल p टू q में, तो हमें क्लोज इंटरवल p टू q में कमेंट करना है, तो दोनों को कंबाइंड करके सेफली क्या बोल सकते हैं कि दोनों में कुछ भी हो जाए कम से कम एक रूट तो जरूर आएगा, तो एटलीस्ट वन रूट इसका आंसर सही हो गया। बाकी सोल्यूशन भी लिखा हुआ वही चीज जो मैंने बताई। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉग की इनइक्वालिटी में एक क्वेश्चन है कि log दिस टू द बेस है ग्रेटर देन 1 है, तो x की वैल्यू क्या होगी और a की वैल्यू दे रखी, तो बेसिकली ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, log का एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन करेंगे,
लेकिन वो करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेस 0 से 1 के बीच में है कि 1 से बड़ा है। तो इसमें आपको दो केस बना के सॉल्व करना पड़ेगा कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 को एक बार 1 से बड़ा ले लेना। तो ये इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 16 इधर आएगा तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन 9, तो x माइनस 3 से 3। ठीक है, तो जब x माइनस 3 से 3 होगा तो log का बेस 1 से ज्यादा होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो दिस की पावर 1 हो जाएगी और इनइक्वालिटी का साइन रिटेन रहेगा। तो ये आ जाएगा 24 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 14 इज ग्रेटर देन 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, सिंपल लॉग की इक्वलिटी है, अपॉन 16। सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना और इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेना, तो एक केस आ जाएगा। ठीक, फिर दूसरा केस क्या बनाना, दूसरे केस में तुम बेस को 0 से 1 के बीच में लेना, मतलब कि ये जो बेस है 0 से 1 के बीच में रखना, 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, 0 से 1 के बीच में। उस केस में जब तुम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो ये जो इनइक्वालिटी दिख रही है ये रिवर्स हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, दोनों का इंटरसेक्शन लेना और फिर जो दो केस के आंसर है उनका यूनियन ले लेना। ठीक, तो सॉल्व करना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल इनइक्वालिटी बस आराम से कैलकुलेट करना, तो कहीं पे दिक्कत आने नहीं वाली है। चलो।